हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीच टेस्ट नंबर 15 का। इस स्पीच टेस्ट में मैंने कल पोस्ट कर दिया था अपने टेलीग्राम पे। फिर से बता रहा हूं, जो चैनल पे लोग नए हैं उनको बताना चाहता हूं, मेरा टेलीग्राम पेज है जिसका नाम है एग्जाम क्रैक विद अखिलेश सर। आप वहां पे जाइए, उसको फॉलो करिए। आपको वहां पे डेली करंट अफेयर, द हिंदू कोई पीडीएफ, ठीक है, डेली उसके साथ कई सारे क्वेश्चन और कई सारे लेक्चर के सेगमेंट, कई सारे पीडीएफ मिलती रहेंगे, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। अभी हाल ही में बीओयू का एग्जाम हुआ है, उसमें मैंने अपना रिव्यू दिया था। मैंने दिखाया था 20 क्वेश्चन स्पीच टेस्ट, 14 स्पीच टेस्ट में किस तरह से आए थे और सेम डिट्टो आए थे। मैंने प्रूफ भी दिया था। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस हिस्ट्री को जरूर सॉल्व किया होंगे और इसका डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इस डिस्कशन में। पहला क्वेश्चन है, प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में विचार करें। अब बता रहे हैं प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में विचार करें। पहला कथन क्या, केंद्र सरकार ने मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में इसका गठन किया। वहीं पे दूसरा कथन है, इस रिपोर्ट के अध्ययन के लिए एमसी सीतलवाड़ की अधीन एक दल का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट 1969 में सौंपी। तीसरा कथन है, इसने केंद्र राज्य संबंध सुधार के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। अब पूछा क्या जा रहा है इसमें, उपयुक्त कथनों में कौन सा है, कौन से कथन सही है। इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही है आपका। अब बात करते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग को हम एआरसी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एआरसी। एआरसी मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। 5 जनवरी 1966 को किसकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसे एस्टैब्लिश किया जाता है। उसके बाद होता क्या, हमारे आप सभी को पता होगा, भारत में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 1966 में हो जाती है, ठीक है। जब प्रधानमंत्री दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हो जाती तो भारत जो मोरारजी देसाई थे इनको क्या बना दिया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। और प्राइम मिनिस्टर किसको बना दिया था? इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी बना दिया जाता है। तो अब जब इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो इनसे ये इसका कार्य नहीं कर पाते और इनकी जगह पे कौन आता है? के हनुमैया नाथ आते हैं, ठीक है। तो के हनुमैया नाथ आते हैं और उसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। और कितनी सिफारिशों के लिए? 22 सिफारिशों के, केंद्र और राज्य के बीच संबंध बनाने के लिए 22 सिफारिश प्रस्तुत की, ठीक है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन का डिस्कशन, मतलब कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसी केंद्र और राज्य के संबंध में बनाया था। वहीं पे आपका अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में विचार कीजिए। अब विचार करना है, बट क्या बताया गया? पहला कथन है, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोलिविया टैंक से, कहां से? मुंबई के गोलिविया टैंक से में हुई बैठक में स्वीकार किया गया। यानी इसका जो प्रस्ताव था, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्वीकार किया गया? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोलिविया टैंक में बैठक में। उसके बाद दूसरा कथन है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कब किया? 14 जुलाई को। ये दूसरा कथन में बताया गया। तीसरे कथन में क्या बताया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम लीग तथा कम्युनिस्ट पार्टी ने भाग लिया था। अब पूछा जाए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें 1 और 2 कथन सही है, यानी सी ऑप्शन सही है आपका, 1 और 2। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गोलिया टैंक से प्रारंभ हुआ। 14 जुलाई 1946 को 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ। तो कब प्रस्ताव कब पारित हुआ? 14 जुलाई 1942 को। प्रारंभ कब होता है? 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। तो प्रारंभ कब होता है? 8 अगस्त 1942। अच्छा एक बात और, इसको रिफॉर्म करने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। इसको मतलब कि फॉर्म करने वाले जो कौन थे? महात्मा गांधी थे। लेकिन इसका जो प्रस्ताव पेश किया था वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब अगर फॉर्म करने वाले, इसको बनाने वाले कौन है? बनाने वाले महात्मा गांधी, बनाने वाले, ठीक है। प्रस्तुत करने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसका कौन कौन सा कथन सही है? 1 और 2, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें क्या बताया गया? पहला कथन, मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर तथा मोजाम्बिक के मध्य अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाता है।
मोजाम्बिक चैनल मेडागास्कर तथा मोजाम्बिक के मध्य अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा बनाता, ठीक है। वहीं पर दूसरा कथन, दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर वेनेजुएला की ठंडी धारा तथा पूर्वी तट पर मोजाम्बिक की गर्म जल धारा प्रवाहित होती है। और तीसरा कथन क्या है, नीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक इन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह कथन सही नहीं है? इसमें पूछा गया कौन से सही नहीं है, तो इसमें कौन सही नहीं, सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन सही, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तीसरा कथन सही नहीं है। तीसरा कथन में जो जिम्बाब्वे है, अगर जिम्बाब्वे ना होता, क्योंकि जिम्बाब्वे से मकर रेखा नहीं गुजरती है, बाकी सारी राज्यों से गुजरती है। नीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक इन सारे देशों से होकर गुजरती है, सिर्फ और सिर्फ जिम्बाब्वे से मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। कौन इसमें पूछा जाए कौन सा कथन सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही नहीं है। वहां पर अगर जिम्बाब्वे ना होता तो वो कथन भी सही होता। उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्न की घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला क्या है, रॉयल इंडियन नेवी में गदर। दूसरा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ। तीसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? तो इसका सही कालक्रम क्या होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का होता 7 सितंबर 1931, यानी कि इसका 3-2-1। देखो 3-2-1 ये ऑप्शन सही, 3-2-1। अब इसमें क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन तो 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, अभी बताया मैंने, 8 अगस्त को प्रारंभ होता 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद जो क्या, रॉयल नेवी, तो ये 18 फरवरी से भारत छोड़ो 18 फरवरी 1946 से, ठीक है। 18 फरवरी से 23 फरवरी 1946 तक रॉयल नेवी गदर चलता है, 1946। तो इसका यानी कि कौन सा सही है? पहला क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी। तो ये तीनों, यानी कि नीचे से हम सही क्रम में हैं, तो 3-2-1 इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उत्पन्न करता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है डी ऑप्शन है, उसका सही ऑप्शन डी ऑप्शन है। व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। क्या होता है, इस समय मैंने बताया था 1857 के बाद जो मजदूर थे, जो जमींदार थे, वो काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे अपने अधिकार को लेकर, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो भारत के मजदूर थे ये अपने अधिकार को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव थे, तो इन्होंने कई सारे डिस्प्यूट खड़े करते, कई सारे विवाद करते, हड़ताल करने लगे थे, ठीक है। उस समय तक महात्मा गांधी भी एक्टिव हो गए थे राजनीति में, ठीक है। तो कई सारे इन्होंने आंदोलन किए, तो इस तरह हड़ताल, इसके आधार पे एक कानून लेके आए। कानून क्या, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। जब अगर व्यापार विवाद में कोई विवाद खड़ा हो रहा है ट्रेड करने में, तो उसमें कौन, जो ब्रिटिश न्यायालय है वो हस्तक्षेप करेगा। इसमें किसको किसको रोका गया? तो देखो उस समय बिजली, ठीक है, जल, डाकघरों के जितने भी लोग थे, इन सभी लोगों को क्या किया गया, हड़ताल नहीं कर सकते। अगर आप हड़ताल कर रहे हैं तो 1 महीना पहले नोटिस दीजिए गवर्नर जनरल को, ठीक है। एक अपने क्षेत्रीय अधिकारी को या तो गवर्नर जनरल को, किसी को नोटिस दीजिए। तो जितने बिजली जल विभाग के लोग, डाकघरों के लोग जितने थे, यानी कि जो दैनिक जीवन की उपयोगी हैं, ठीक है, उन सबके लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले किसको, अपने क्षेत्रीय स्थानीय अधिकारी को क्या देंगे, नोटिस देंगे 1 महीना पहले, तब वो होगा। तब तक सरकार, वहां जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपना मेंटेन कर लेगी। ये चीज था उनका, ये हस्तक्षेप था। तो यानी क्या सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। वहीं पे अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 74वें संशोधन के संबंध में निम्न की कथनों पे कौन सा कथन सही है? अब पूछा गया, यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है। दूसरा कथन, यह नगर पालिका की कार्य प्रणाली की पूरा संरचना करता है। तीसरा कथन, यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए उपबंध करता है। और चौथा कथन, यह केवल कुछ निर्दिष्ट राज्यों में ही प्रयोज्य है। अब पूछा जा रहा है, नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें सही उत्तर क्या है, 1, 2 और 3। यह संविधान की एक नई अनुसूची का उपबंध करता है। बिल्कुल अनुसूची का उपबंध करता है। कौन सी अनुसूची, 12। जो अनुसूची 12 है इसी के थ्रू जोड़िए 74वां संविधान, ठीक है, 12। और एक भाग भी जुड़ा, कौन, भाग 9।
भाग 9A, ठीक है, भाग 9A और अनुसूची 12 जुड़ी हुई इसी के संशोधन थे, ठीक है। यह नगर पालिकाओं की कार्य प्रणाली की पूर्व संरचना करता है, बिल्कुल सही। यह नगर पालिका में महिलाओं के लिए आरक्षण को बंद करता है, इसी का आर्टिकल लिखता है 30% महिलाओं का आरक्षण मिलता है। कितने परसेंट? 30%, ठीक है। तो 30% महिलाओं को आरक्षण मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं यह आर्टिकल कितने 243 पी से 243 ZG, ठीक है। 243 पी से 243 ZG तक इसका जो संशोधन आया था, नगर पालिका का पूरा डिटेल आया है, ठीक है। अगर नगर पालिका की बात कर रहे हैं तो 243 पी, यानी कि पूछेंगे अगर नगर पालिका किसमें है, नगर पालिका पर्टिकुलर किसमें यूज किया गया, तो 243 क्यों में। लेकिन अगर नगर पालिका से संबंधित जो कानून बनाने वो कितने 243 पी से लेके 243 ZG तक कानून बन सकते हैं, ये नगर पालिका के अधीन आता है। तो ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों एवं उनके क्षेत्रों को देखें। पहाड़ियां एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या उनके क्षेत्र हैं। तो पहाड़ियां हैं कौन कौन सी? गारो, जो गारो पहाड़ी है कहाँ? उत्तर पूर्व भारत। दूसरी जावड़ी पहाड़ी मध्य भारत। तीसरा है मैकल पहाड़ी कहाँ है? दक्षिण भारत। अब कौन सही सुमेलित है? तो इसमें कौन सुमेलित है? सिर्फ और सिर्फ ए सही है। गारो जो है कहाँ? उत्तर मध्य भारत। गारो खासी जनता कहाँ है? मेघालय में, ठीक है। गारो खासी जनता कहाँ? मेघालय में। जो जावड़ी है, जावड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। यानी कि जावड़ी कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक है, तमिल में, ठीक है, तमिलनाडु समझ जाना, ठीक है। और जो दूसरी क्या है? मैकल, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मैकल कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है केवल सी ऑप्शन, केवल एक सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कालक्रम का उत्तर दीजिए। अब इसमें कुछ जयमंडल एरिया दिए गए, जयमंडल भंडार एरिया दिए गए, उनके अवस्थित दिए गए। तो नोकरेक कहाँ है? नोकरेक कहाँ है भाई? मेघालय में है। मानस कहाँ है? असम। मानस कहाँ है? असम में है। और दिहांग कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगस्तमलाई केरल। तो कौन सा मैच कर रहा है? बी ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। 3 2 4 1 ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। 3 2 4 1 हाँ सही है, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 169, यानी कि आर्टिकल बी ऑप्शन सही है। आर्टिकल नंबर 169 के थ्रू हम विधान परिषद का स्थापित कर सकते हैं और उसको भंग भी कर सकते हैं। विधान परिषद, ना कि विधानसभा। और विधानसभा किसमें? 168 में। 168 के द्वारा हम विधानसभा का संगठन कर सकते हैं, उसका स्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इसलिए भंग नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें भंग कब होती? जब इसके बहुमत खो देती सरकार, राज्य सरकार जब बहुमत खो देती है भंग होती। और इसका सृजन और असंगत, सृजन और असंगत किसमें है? 169 विधान परिषद। ये विधान परिषद के बारे में, ये विधानसभा के बारे में। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद एक और इसमें है 1970, जो आर्टिकल नंबर सी 170 है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आर्टिकल नंबर 170। इसमें क्या? विधानसभाओं की संरचना। 170 में क्या? विधानसभाओं की, और 171 में विधान परिषद की। तो ये किसका है? विधान परिषद के बारे में है, विधान परिषद के बारे में, ठीक है। ये किसका है? विधानसभा के बारे में, विधान सभा, ठीक है। 168 में विधानसभा है, 169 में विधान परिषद का संगठन कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। 170 में विधानसभा की संरचना और 171 में विधान परिषद की संरचना है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 338 में क्या? अनुसूचित जातियों, और 338A में अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों। वहीं पे तो यानी कि ए ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन सही है। और एक ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन जो था 339, उसमें क्या है? जो अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, इन दोनों कल्याण के लिए संघ इन पर कानून बना सकती है। तो अनुसूचित जनजातियां और अनुसूचित जातियां के संदर्भ में
जो संघ है केंद्र सरकार, वो कानून किस आर्टिकल के थ्रू बना सकती है? 339 यानी डी ऑप्शन। लेकिन इसका ऑप्शन सही क्या है? ए ऑप्शन। इस जो पूछा गया क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही, और उसको मैंने एक्सप्लेन किया आपको बताने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की संभावना बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि सी ऑप्शन सही है। 1880 में इसको कौन कौन करता? तो विष्णु शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक जो ऑप्शन में है, और तीसरे कौन थे? गोपाल गणेश, ठीक है, गोपाल गणेश। 3 लोगों, विष्णु शास्त्री, गोपाल गणेश और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर 1880 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है? तो जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं होता। ये होता कहाँ है? हेमाचुंग जो ग्लेशियर है उसी के नीचे से होता है, राकसताल से। हेमाचुंग या तिब्बत के पठार से होता है, तिब्बत के पठार से, राकसताल से, ठीक है, राकसताल से होता है सतलज का, ठीक है, तिब्बत के पठार, हेमाचुंग ग्लेशियर से नीचे से, ठीक है, राकसताल होता है। और चेनाब जो है बड़ा लाचाला से, चेनाब एक ऑप्शन में देखा होगा, सी ऑप्शन में, बड़ा लाचाला। और ब्यास का तो पता ही होगा, ब्यास कुंड, ब्यास कहां से होता है? ब्यास कुंड से होता है। तो जो चेनाब है कहां से होती है? बड़ा लाचाला से होती है। ब्यास है, ब्यास कुंड से होती है, ठीक है। तो ये उद्गम स्थल हो गए। जो क्वेश्चन है क्या पूछे? सतलज, इसका किसका उद्गम भारत में नहीं होता? सतलज का नहीं होता। ये कहां से होता है? तिब्बत के पठार से होता है, ठीक है। तो राकसताल से होता है। सतलज उद्गम कहां से? राकसताल जो कहां स्थित है? तिब्बत के पठार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, डी पालघाट केरल। ये सबका सही होगा क्योंकि नाथुला कहां है? सिक्किम में, ठीक है। नाथुला कहां है? सिक्किम में, सिक्किम में। नाथुला कहां है? सिक्किम में, ठीक है। ए ऑप्शन सही है इसका भी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से बौद्ध प्रथम उपदेश दिए थे, यानी कि सी ऑप्शन क्या है? बौद्ध का प्रथम उपदेश, सी ऑप्शन, बौद्ध का प्रथम उपदेश, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा मठ, बौद्ध मठ कहाँ है? सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? भद्रभाऊ ने। किसने की थी? भद्रभाऊ। वल्लभी में आयोजित जैन महासभा की अध्यक्षता किसने की थी? भद्रभाऊ ने की थी। अगला क्वेश्चन है यानी ए ऑप्शन इसका सही है, 16वें का ए ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन नंबर है अशोक के किस अभिलेख में विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंधों का उल्लेख किया? तो अशोक के सारे अभिलेख पढ़ लीजिएगा भैया, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, इससे कई तरह क्वेश्चन। तो अशोक के 13वें अभिलेख में 13वें नंबर का जो अभिलेख है उसमें विदेशी राज्यों के साथ उसके संबंध दिखाए गए हैं, यानी कि इसका भी सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? तो कनिष्क कालीन जो डी ऑप्शन है दिव्यावदान। क्या है पुस्तक का नाम? दिव्यावदान। दिव्यावदान नाम पुस्तक है। इसमें कनिष्क कालीन उसकी व्यापार संबंधी जानकारी मिलती है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी? तो इसका भी सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन तो महात्मा गांधी शुरू करते, लेकिन उस समय जितने उच्च लेवल के नेता थे सबको क्या करते हैं? अंग्रेज बंद कर देते हैं, जेलों में डाल देते हैं। उसके बाद जो अरुणा आसफ अली है ये आती हैं और महाराष्ट्र से रेडियो के जरिए इसको प्रचार प्रसार करती रहती, और इसमें मानी कांसीराम जी ने, कई सारे लोगों ने, अपने नेताओं ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में कई सारी बढ़ चढ़ के अगुवाई की। और इसके बाद हम यह कहा जाता भारत में आखिरी लड़ाई थी आंदोलन के रूप में आजादी के लिए। भारत की आखिरी लड़ाई थी आंदोलन के लिए आजादी के रूप में, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि इसका डी ऑप्शन से भारत छोड़ो आंदोलन। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ? असहयोग 1920 में। सविनय अयोध्या कब हुआ? 1930 में। और एक कौन सा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, ठीक है। तो असहयोग 1920 में,
उसके बाद सविनय अवज्ञा 1930 में, और व्यक्तिगत का हुआ तो 1940, 10 अक्टूबर 1940 में, 10 अक्टूबर 1940 को हुआ था। ठीक है, तो यानी डी ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन से अनुरा आसाफ अली जुड़ी थी। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो किसने कहा था भैया तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? ए ऑप्शन सही है, वैलेंटाइन चिरोल। 14 फरवरी वैलेंटाइन, अरे भैया क्या हुआ? वैलेंटाइन चिरोल, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था कि जो भारतीय शांति के जनक कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक साहब। अगला क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था है, तो सबको पता होगा भैया भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी ऑप्शन सही है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय तक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भैया पढ़ाया था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। चचा चल जाओ, लॉर्ड कॉर्नवालिस कब हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर? तो 1790 से 92। ठीक है, 1790 से 92 लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय के कौन? गवर्नर जनरल। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने भूमिजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने दी है, सी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र का कोप 26 यानी कोप 26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? स्कॉटलैंड में किया जाएगा, स्कॉटलैंड के ईडनबर्ग में किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व कला दिवस कब मनाया? यानी इंटरनेशनल विश्व कला दिवस, वर्ल्ड कला दिवस कह सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया? 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को क्या बनाया जाता था? अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और क्या था? 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को, 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और जो क्वेश्चन पूछा गया विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। ठीक है, 15 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व टीका सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? तो 24 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक मनाया गया, 24 से 30 तक अप्रैल तक। ठीक है, विश्व टीका दिवस, सी ऑप्शन सही इसका है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण 2020 प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? फिर से बता रहा हूं, सूचकांक वाले क्वेश्चन छोड़ना नहीं। अभी देखो एसडीजी जो बताया तो सेम डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आया था, एसडीजी वाला वही फिर से आएगा। पर्यावरण 2020 प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर है, लग्जमबर्ग दूसरे नंबर पर, और स्विट्जरलैंड जो है 3rd नंबर। भारत की रैंकिंग क्या थी भैया? 168। भारत क्या था? 168। किसमें में? 180 में। ठीक है, 180 में 168 नंबर पर भारत था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जाए? तो कर्नाटक में बनाया जा रहा है। कर्नाटक के जिला हुबली के पास में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही में। सूची में किसे शामिल किया गया? तो बैंगलोर को शामिल किया गया। बैंगलोर जो है किस नंबर में? टॉप 30 के 26 में, यानी कि 26वें नंबर पर। ठीक है, 26वें नंबर पे बैंगलोर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया? विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सर जडेजा को, रविंद्र जडेजा को चुना गया है। तो ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आई होप दोस्तों ये ST आपको पसंद आ रही हो। प्लीज दोस्तों अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।